हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार और स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। आज से मैं आपको बिहार टीचर जो भी अभी वैकेंसी आने वाली है बिहार 4.0 उसके लिए यहाँ मॉडर्न आपको पता होगा कि जो कॉमन पेपर है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आज से मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसका मैं यहाँ से भारत में यूरोपों का आगमन मेरे को ये पीडीएफ मिला बहुत अच्छा, तो मैं सोचा कि मैं आपको बता दूँ। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं भारत में यूरोप का आगमन, और यहाँ से हम चलिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से याद भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको याद हो जाए और आप रट सको उसको। जैसे देखिए यहाँ पे है पहला क्वेश्चन कि औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन बंगाल है। तो औपनिवेश जो शासन था, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में सबसे पहले बंगाल में हुई थी। उसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। बंगाल प्रांत में सर्वप्रथम ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था को लागू करने तथा नई राज्य व्यवस्था प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रयत्न किए गए थे। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में नदी के तट पर स्थापित किया गया था। तो किस नदी के तट पर स्थापित किया गया? तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, हुगली नदी के तट पे स्थापित किया गया था। अगर आगे देखेंगे, अगर इसमें और आपको जानकारी इसमें लेना है तो यहाँ पे और बातें लिखी हुई है कि बंगाल में अंग्रेजों को सर्वप्रथम व्यापारिक छूट वर्ष 1651 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। तो ये को याद रखना कि बंगाल को अंग्रेजों को सर्वप्रथम व्यापारिक छूट 1651 में मिली थी। और जब बंगाल के सूबेदार शाहजहाँ का दूसरा बेटा जो था शाह ने फरमान जारी कर कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था। शाह शुजा की अनुमति से बंगाल में पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था और अंग्रेज अधिकारी ब्रिजमैन को इस कारखाने का प्रधान नियुक्त किया गया था। तो आपको इसमें याद रखना है कि बंगाल का प्रथम अंग्रेजी कारखाना 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं 702 नंबर में। एक्चुअली ये 702 नंबर आप नहीं समझिए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करा है, तो ये नॉर्मल हमारा चलेगा 1 2 3 टाइप से। तो चलते हैं, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? मद्रास में, मसूलीपट्टनम में, तूतीकोरिन में, यानम में। तो हमारा ऑप्शन होगा बी कि मसूलीपट्टनम ने मसूलीपट्टनम में कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से यानी मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने 1611 में अपना कारखाना खोला था। चलिए अगर अगला आते हैं हम, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने करा था? तो आपको तो याद होगा वास्को डिगा वाला, दैट मीन्स वास्को डी गामा। चलिए अब आगे देखते हैं हमारा जो एक बात और जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा है। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? तो यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ ना एक्सप्लेनेशन भी आपका दे रखा है। तो आप चाहते हैं अगर एक्सप्लेनेशन देखने के लिए तो आप यहाँ पे देख करके आराम से कर सकते हैं। और मैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ले ले रहा हूँ जल्दी जल्दी। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने करा था? तो ये करा था पुर्तगालियों ने। आगे क्वेश्चन, अब देखते हैं गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो इसका होता 1611 में, याद रखना है आपको। अब पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो ऑप्शन देखिए सी 1510 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? 1610 में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था लेकिन इसके बजाय वो अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? बेचारा क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो खोज करना चाहता था भारत का, लेकिन गलती से वो चला गया अमेरिका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर को अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, सूरत को उसने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहाँ से देखते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है कि चलिए आगे आगे आ चुका है, में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। तो बताइए कि इंग्लैंड की महारानी को कब भारत की महारानी घोषित किया गया था? 1887 में, 1887 में, याद रखेंगे आप, 1887 में, 1887 में। अगला है
किसको प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित रह गया? कौन सा? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारत के उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित रहा, क्योंकि यहाँ उनको ज़्यादा अच्छा तरह से खनिज मिल गया था। और इसमें एक बात है कि इनमें से निदेशक एवं एक उप निदेशक और 24 सदस्य थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने किस पे कब्जा कर लिया था, तब का पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था? तो भाई साहब इसका है मद्रास पे उन्होंने कब्जा करा था। मद्रास पे कब्जा करा था, इसीलिए सबसे पहले कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ये देखिए क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का शासक कौन था? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन है अकबर। उस समय कौन थे? अकबर थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ भी लिखा हुआ कि अंग्रेजों ने पूर्व अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, जिसकी स्थापना 1599 में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल के द्वारा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से की गई थी। आपको याद रखना है कि नाम कौन सा था, बड़ा दर्दनाक नाम है भाई साहब। द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज ये था। और 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भारत के साथ व्यापार करने के 15 वर्षों के लिए विशेषाधिकार प्रदान करा था। चलिए आगे देखते हैं। भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है। आगे देखते जाएंगे जल्दी जल्दी। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो सेंट एंजेलो फोर्ट के द्वारा। सेंट एंजेलो फोर्ट के जो केरल में कन्नूर नगर में स्थित है, करवाया गया था। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्न में से युद्ध जो थे वो शामिल नहीं है। देखिए, एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था, एंग्लो सिख युद्ध भी हुआ, एंग्लो मैसूर हुआ, लेकिन एंग्लो बांग्ला युद्ध नहीं हुआ था। तो आपको याद रखना है कि एंग्लो मराठा भी हुआ, एंग्लो मैसूर भी हुआ, एंग्लो सिख भी हुआ, लेकिन एंग्लो बांग्ला नहीं हुआ। चलिए और आगे देखते हैं हम। आगे है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो सूती एवं रेशम के बने कपड़े से निर्यात करता था। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं अपना, ये हमारा अगला है। अगला क्वेश्चन कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में के दौरान स्थापित किया। आपको मैं बता दूं कि वो 1600 से लेके 1612 तक इसने यहाँ पे स्थापित करा था अपना कंपनी। इसने कब स्थापित किया? ए ऑप्शन है 1600 से 1612। और आगे क्वेश्चन बात करेंगे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जॉन कंपनी के भी नाम से जाना जाता है, याद रखना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के भी नाम से जाना जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने पर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये कौन सा था? ये गोवा मुक्ति आंदोलन। निम्न में से गोवा मुक्ति आंदोलन ने गोवा में पुर्तगालियों का राज समाप्त करने का महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाया था। आगे है, 1600 ईस्वी में भारत के में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। जो 1600 ईस्वी में जो आया था हमारे यहाँ कंपनी जो राज करने के लिए, तो उसको अधिकार प्राप्त किसने करा था? महारानी एलिजाबेथ। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था भाई साहब? तो ये ऑप्शन है 1498 में। 17 मई कहीं कहीं डेट का इशू हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। तो 1498 में याद रखोगे आप कि वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। आगे देखेंगे तो अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखा था। तो वही कहानी है, 1498 में पहला कदम रखा था। ठीक है। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? एक्चुअली इसका अगर हम आंसर देखें तो इसमें दो आंसर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सूरत, पांडिचेरी, मसूलीपट्टनम, चंद्रनगर व्यापारी कोठिया स्थापित की गई थी। तो इसमें जैसे सूरत हो जाएगा और पांडिचेरी भी हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शंस इसमें हैं, तो आप दोनों का दोनों ऑप्शन लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगला देखते हैं।
पुर्तगाली व्यापारियों गोवा की भूमि में पहली बार किस सदी में आए थे? तो यहाँ पे सी ऑप्शन 16वीं सदी में। आपको पता है ना 1502 के बाद वहाँ पे हो जाता है 16वीं सदी। चलिए ठीक है। आगे है यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा का आगमन के साथ पहले भारतीय तट किस शहर के नज़दीक पहुँचे थे? कालीकट। आगे पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? तो ये भाई से उतरा था कप्पकड़ाबू, केरल। आगे है पुर्तगाली द्वारा वर्ष 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस शहर को दिया गया था? भाई साहब इन्होंने मुंबई को दहेज में दे दिया था। आज के टाइम में सब बाइक देता है, कार देता है, ये आदमी इसने क्या करा, एक मुंबई शहर को ही इसने दान कर डाला। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं आगे। चलिए यहाँ हो गया। हाँ जी, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, पहला फोर्ट सेंट जॉर्ज किला था भाई साहब। ये हमारा हो गया कंप्लीट। हम जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपको कुछ हेल्प इसमें मिल जाए। अब इसमें ज़्यादा है नहीं, देखते हैं जितना भी हो सके हम कोशिश करेंगे कि हमें कुछ कारगर काम बन जाए। चलिए देखते हैं, इसमें कुछ नहीं हो रहा भाई साहब, इसी को लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? भाई साहब ये पूरा दुनिया जानता है, दक्षिण अफ्रीका में। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। तो 1600 में अंग्रेजी चार्टर, जब भाई इसी समय ना 1600 में जब कंपनी को 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर दिया, मतलब ऑर्डर दिया, और अंग्रेजों ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान कर लिया। फिर से वही क्वेश्चन है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो वही 1600। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों की प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा गया था। जिन्हें क्या कहा गया था? प्रेसिडेंसी कहा गया था। आगे भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी का स्थापना कहाँ की? सूरत में करा गया था, क्योंकि पहला बार तो वहीं आया था ना। उसके बाद अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं के देशों में भेजा। अच्छा क्वेश्चन और नहीं है, देशों में भेजा, तो याद रखना इसमें कि अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तु को यूरोप में उन्होंने बेचना स्टार्ट करा था। अगला है, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे मराठों का उदय एवं विकास। 1680 में शिवाजी के पुत्र अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर कौन बैठे थे? संभाजी महाराज। आगे देखते हैं। अच्छा, इनके बारे में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में हुई थी, और शिवाजी चूंकि अपनी मृत्यु के पूर्व अपने किसी उत्तराधिकार को नहीं घोषित कर पाए थे, इसलिए मृत्यु के बाद नवोदित मराठा जो साम्राज्य था उसमें आंतरिक फूट पड़ने लगे। शिवाजी की 2 मुख्य पत्नियां सोयराबाई और सईबाई निम्बालकर। शिवाजी का साईबाई निम्बालकर से जो उत्पन्न जो पुत्र है संभाजी, जबकि सोयराबाई से उत्पन्न पुत्र का नाम राजा राम था। सोयराबाई ने शिवाजी की मृत्यु के तुरंत बाद राजा राम को उनका उत्तराधिकार घोषित कर दिया, परंतु संभाजी के बड़ा होने की वजह से शिवाजी का वास्तविक उत्तराधिकार फलतः दोनों के बीच में गद्दी के लिए संघर्ष हुआ और संभाजी की विजय रहे, और 20 जुलाई 1680 में सिंहासन पर बैठ गए। तो यानी यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि 1680 में शिवाजी के पुत्र अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन में कौन बैठे? तो संभाजी बैठे। शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का एक नेतृत्व करा, और नेतृत्व करने में कौन सी राजनीतिक अपनाई थी? गोरिल्ला युद्ध अपनाया था उन्होंने। और उसके बाद आगे हम देखेंगे तो शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो इनका सिवनेरी के किला में इनका जन्म हुआ था। इन्हें नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान का नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त किया गया, जिसमें कौन थे? राजा मान सिंह, शिवाजी, राजा जय सिंह, हैदर अली ने नगर सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त करा था। तो कौन? शिवाजी, वही तो थे।
चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा 86 पेज नंबर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि शिवाजी ने शासन संबंधी कार्यों के परामर्श लेने के लिए और उसके बाद अष्टप्रधानामा के मंत्रिपरिषद 8 मंत्री थे। पेशवा, अमात्य, वाक्यान्वीस, चिटनीस, सुमंत, सरिनौबत, पंडित राव, न्यायाधीश, इतने सब थे। अगला है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। और इसमें यह लिखा हुआ है कि इस युद्ध में जो प्रत्यक्षदर्शी थे काशीराम पंडित ने पानीपत का तृतीय युद्ध का मराठाओं के प्रलयकारी सिद्ध हुआ, उन्होंने ये कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सालबाई की संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया? बी में मई 1782 में, और इस हस्ताक्षर के बाद एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। अब बस हम नॉर्मल छोटा सा आप रिवीजन करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी ये सब कर लीजिए, मैं थोड़ा फास्ट ही जा रहा हूँ। मराठों ने सन में क्या था, अहमद शाह अब्दाली के पराजित होकर सत्ता खो दिया था, तो बी में 1761 में। आगे देखते हैं बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1802 में। ये मैं जस्ट रिवीजन के तौर पे है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? जो चेतक, पूरा दुनिया जानता है। स्वतंत्रता, और यहाँ मैसूर, बंगाल, पंजाब, और बाकी जो है असफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा कहाँ पे स्थित है? तो डी में लखनऊ में स्थित है। और यहाँ लिखा हुआ है कि इसे आसफुद्दौला ने 1784 में बनवाया था। यह मुहर्रम और ईद जैसे मुस्लिम अनुष्ठानों के उद्देश्य से बनाया गया था। इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया, याद रखिएगा, इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया है। इसी ने अवध प्रांत राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाया था। कौन कौन भाई साहब? तो इसने क्या था कि राजधानी को फैजाबाद से कहाँ लाया था? लखनऊ लाया था। आगे है कि 23 जून 1757 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल करा था? तो ऑप्शन सी, प्लासी का युद्ध। भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। अंग्रेजों ने सन में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। ये क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास? पंजाब पे कब्जा कब किया था? तो ये किया था ऑप्शन द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के तहत 3 युद्ध लड़े गए थे। जो गुजरात तो उसमें जो गुजरात का युद्ध है 21 फरवरी 1849 को लड़ा गया था, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर ने किया था। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1849। चलिए ये देख लेते हैं, जल्दी जल्दी हम करते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पलासी की लड़ाई में किस वर्ष हार गए थे? तो 1757 में हार गए थे। पलासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हुआ था? तो बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। पलासी का युद्ध बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पलासी का युद्ध लड़ा था? तो सिराजुद्दौला ने लड़ा था। पलासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने करा था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने करा था। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली। यह लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1757 में। प्लासी की लड़ाई कब हुई? प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर लिया। यह लड़ाई 1757 में हुआ था। अब हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन सा था? मीर उस्मान अली खान। हैदराबाद का अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान। अगर और देखेंगे हम इसमें, तो सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? ये हैदराबाद के निजाम। अगर आगे देखेंगे तो 17 इसमें किसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों की अपनी स्वतंत्रता सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो सहायक संधि प्रणाली के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय शासकों को उनको सैनिक रखने की, सेनाएं रखने की आज्ञा नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष किया? तो ये किया था 1765 में। मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष मिला था? तो 1765 मिला था। आगे देखते हैं, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1764 में। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764। बक्सर का युद्ध 1764, रट लेना इसको। बक्सर का युद्ध 1764। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो श्रीरंगपट्टनम में संबंधित है, क्योंकि ये कहा जाता है पहले टीपू सुल्तान के बारे में कि इनका जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ, और 1782 से 1799 तक मैसूर पर उसने शासन करा, और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण
धारण की तथा अपने नाम के सिक्के इसी ने ही चलवाया था। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में ही इसका जो इनका कहा जाता है कि इसका उपाधि यहीं पे यहीं धारण करा था बादशाह का, श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि। और एक बात और कहूँ कि यहाँ पे आधुनिक जो कैलेंडर है, आधुनिक कैलेंडर भी इन्होंने लागू करा था। और आगे देखिए, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर करा था? तो लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह शाहसूजा ने। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? तो टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी भाई साहब। ये चल बसे। इनमें से किस युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना की गई थी? तो ये हुआ था ऑप्शन बी, पलासी का युद्ध भारत में अंग्रेजों के लिए एक ऐतिहासिक युद्ध साबित हुआ, क्योंकि इस युद्ध में जीत से बंगाल में अंग्रेजों ने राजनीतिक और सैन्य सर्वोच्चता स्थापित की, तब भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव पड़ी। आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया? तो 1781 में, जुलाई 1781 में आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने 1781 में हैदर अली को हराया था। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सी घटना 1757 में पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी थी? तो ऑप्शन जो सी के बारे में है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हो गया था जब ये घटना 1757 में पलासी की लड़ाई हुई थी, उसके बाद। आगे है कि अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो अंग्रेजों ने मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े थे। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध। इसमें 1700 पहला आंग्ला मैसूर युद्ध 1767 से 69, उसके बाद 80-84, 90-92, 99, 67-69, 67-69, 80-84, 90-92, 99, ऐसे आपको याद रखना है। पहला 67-69 यानी 1967 से 1969, एंड द्वितीय आंग्ला मैसूर 80-84 यानी 1967 से 1769 तक, 1780 से 1784 तक, 1790 से 1792 तक, और लास्ट जो चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ 1799 में हुआ था। तो आपको 4 युद्ध हुए, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े? 4। 1757 पलासी के युद्ध, 1757 पलासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने करा था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने करा था। रॉबर्ट क्लाइव ने करा था, यानी पलासी के युद्ध में 1757 में हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व करा था। सिराजुद्दौला भी थे। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, जिसमें हेक्टर मुंडो और मीर कासिम शाह आलम और सुजाउद्दौला थे। वंडीवास का जो युद्ध है 1760 में हुआ, जो आयरकूट और काउंट दी लाली में थे। अच्छा, और एक अगला क्वेश्चन है, हैदर अली कहाँ का शासक था? तो हैदर अली के बारे में कहा जाता है कहाँ का शासक था? तो हैदर अली मैसूर का शासक था। हैदर अली मैसूर का शासक था। पलासी और बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजी शासन की स्थापना की। तो कहाँ की? तो बंगाल में। पलासी और बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल में अंग्रेजी शासन की स्थापना की। अगला है, पलासी युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1757 में। ब्रिटिश द्वारा पलासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो किसके द्वारा पलासी युद्ध किसके नेतृत्व द्वारा लड़ा गया था? तो यहाँ पलासी युद्ध के बारे में सारा कहानी यहाँ पर देखो डिटेल में दे रखा है। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नदिया जिले के भागीरथी नदी किनारे पलासी नामक स्थान पर लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना के बीच हुई, जिसमें अंग्रेजी विजय हुए और बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी। और यहाँ पे क्या था कि ब्रिटिश द्वारा पलासी युद्ध कौन नेतृत्व करा था? बताइए। रॉबर्ट क्लाइव ऑप्शन है। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पे हुई थी? देखिए, भागीरथी का नाम आया था। भागीरथी नदी के तट पे मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ कर दिया था? तो मुर्शिदाबाद कर दिया था। हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। तो ये जो ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मराठा। अपने उभयनिष्ठ जैसे हैदर अली और अंग्रेज दोनों, यहाँ उसमें उनके दुश्मन मराठा थे, और उस मद्रास संधि पर उन्होंने हस्ताक्षर करा और दोनों अपने शत्रु मराठा के लिए चल पड़े और युद्ध के मैदान में। आगे है, भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन सा था? तो हैदराबाद। तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? तृतीय मैसूर युद्ध अभी कब हुआ था? एक था 1767 से 67-69, दूसरा 80-84 और फिर 90-92। तो तीसरा 90-92 में हुआ है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा?
90-92 ऑप्शन ए ही होगा, देखिए स्टार्टिंग में है। और निम्न में से किस संधि के परिणाम से तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था भाई साहब? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि से। और एक बात और लिखा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई थी और उसे अंग्रेजों के साथ 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी। आगे है कि निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़े महलों में से एक जिसे अम्बा विलास के रूप में जाना जाता है, यह वाडियार महाराजा का निवास भी था। तो ये कहाँ है? मैसूर। मैसूर भारत के बहुत अच्छे खासे समृद्ध राज्य के अंतर्गत आता है। चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो वो कोलकाता में स्थित है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में कि कब कब क्या हुआ, लागू हुआ था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कॉलोनियल इकोनॉमी में। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में आम जनता के लिए निम्न में से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी? कॉल सेंटर, टेलीग्राफ सेवा, रेलवे, डाक सेवा। तो यहाँ पे कॉल सेंटर नहीं थी उस समय कहाँ कॉल सेंटर थी? आगे देखेंगे तो इसमें अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय कृषि की स्थिति के संबंध में कौन से कथन गलत है? कृषि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि पट्टेदारी प्रणाली बिचौलियों द्वारा अभिलक्षित भी थे। जमींदारों ने किसानों की स्थिति को सुधारने में मदद की। जमींदारों और किसानों को सुधारे ला था कि चबा गया था ससुरा। आगे 1850 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या अवधारणा पेश की जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना काफ़ी प्रभावित किया। जो कौन सा था? रेलवे परिवहन। 1850 में अंग्रेजों ने रेल परिवहन की अवधारणा पेश करा, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफ़ी प्रभावित किया। आगे अगला क्वेश्चन है इसमें कि पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी, जिसमें ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? मद्रास हो जाएगा। 1793 ईस्वी में वायसराय के शासन में बंगाल के स्थायी बंदोबस्त लागू कर रहा था, कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस से। 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस में। अगला क्वेश्चन है कि को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था, कौन सा? तो अस्थायी बंदोबस्त। 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कौन सा शुरू किया गया? तो वही अस्थायी बंदोबस्त, हमको याद रखना पूरी तरह से। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष स्थायी बंदोबस्त लाया गया था? 1793। देखिए वही क्वेश्चन घुमा घुमा गोल गोल करके, और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो वही कभी आरआरबी ग्रुप डी में आरआरबी, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको एक छोटा सा आइडिया आपको दे देगा कि सेक्शन क्वेश्चन को ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये रेलवे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और एक ओवर थिंकिंग एक आपको मिल जाएगा साइड से कि हाँ ये भी हो सकते हैं। तो जल्दी जल्दी अगर आपको देखना है कि जल्दी जल्दी ख़त्म करें, तो भाई एक बार देख लीजिए सरसरी निगाहों से, मैं कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना भी है तो उसके नीचे लिखा पड़ा है, तो आप देख लेना। होम रूल मैकेंजी ने भारत में राजस्व की संग्रहण निम्न में से कौन सी विधि से किया? रैयतवाड़ी से, जमींदारी प्रणाली से, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली से और मालवाड़ी प्रणाली से। तो यहाँ पे है उसमें डी, मालवाड़ी प्रणाली से। सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में लाए थे उन्होंने, और यह ब्रिटिश कालीन भारत में राजस्व संग्रहण की एक विशेष विधि थी। इसके अनुसार प्रति खेत के आधार पर राजस्व निश्चित नहीं किया जाता था, बल्कि प्रत्येक महाल यानी जिसको गांव या जागीर कहा जाता था उसके अनुसार राजस्व निश्चित किया जाता था। इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिसने लोगों की लंबी दूरी की यात्रा के लिए, बिल्कुल वही आप सब जानते हैं 1853 में जो रेल वगैरह के बारे में है, उसी वक्त वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग, तो रेल मार्ग हो जाएगा। इनमें शुरू नई राजव्यवस्था रैयतवाड़ी बंदोबस्ती के नाम से जाना गया, तो बॉम्बे डेक्कन में शुरू नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्ती के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? बी, 1892 में। इनमें से किसने 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित करा? तो दादा भाई नौरोजी ने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना करा था उन्होंने। उस वक्त भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, और इसने अपनी पॉवर्टी और उन्होंने किताब लिखा जिसमें अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित करा था। यह किताब 1901 में प्रकाशित हुई थी, यानी कि दादा भाई नौरोजी से सही जवाब। स्वतंत्रता के पूर्व
में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? देखिए गरीबी तो दादा भाई नौरोजी थे। आगे 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल के पास फोर्ट ग्लास्टर स्थापना किया। कहाँ पे था ये? कलकत्ता में था। 1818 में भारत की पहला जो कपड़ा मिल था फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित करा गया था, और ये कहाँ था? तो डी कलकत्ता में। ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, ये जब भी बिहार टीचर का अगर आप एग्ज़ाम लिखोगे और तो उसमें ये क्वेश्चन एक बार ये आपके साइंस बुक से ज्योग्राफी बुक में ये आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1853 में। आगे सन 1853 में तक कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे से ठाणे तक। ठीक है। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्न में से किस राज्य में शुरू करा गया था? तो महाराष्ट्र में शुरू करा गया था। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1853 में चली थी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बॉम्बे डेक्कन, यहाँ पे बॉम्बे डेक्कन में पहली बार राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था? तो 1820 ईस्वी में हुआ था। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था? 1820 में हुआ था। अस्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो तेज चंद जी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित करा गया था? तो बी में करा गया था। आगे क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में क्या बोया जाता था? नील बोया जाता था। एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आप इसलिए इस वीडियो को देख रहे हैं कि मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को मत देखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बार रिवीजन कर लूँ, हाँ मुझे ये पता है वो पता है, तो मैं फास्ट ही कर रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी सारा काम को कर दे रहा हूँ। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मैं फास्ट रिवीजन करूँ, अगर आपको ये लगता है कि मुझे फास्ट रिवीजन करना है, तो आप यहाँ पे नहीं आइए। रीज़न है, इसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है? कि मैं यहाँ पे केवल वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो ज़रूरी है, हमें जो ज़रूरी है। इससे ज़्यादा मैं नहीं करवा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं करवा रहा हूँ। मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि अगर मैं जल्दी जल्दी बाय ऑप्शन कर लूँ, तो ये काम करेगा। मैं वही जल्दी जल्दी मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है? तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत समझिए कि मैं पूरा एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं। तो आपने कॉन्सेप्ट अब तक तो पढ़ लिया होगा अगर आप एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं तो। बाकी तो हम लोग इसको बस एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक बार ये मैं अगर पढ़ दूँ तो कोई बात नहीं। चलिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में प्रथम यहाँ जो कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया था, और फिर बाद में मुनरो ने इसे 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास पर लागू किया था, और मद्रास गवर्नर नियुक्त किया। 1825 में यह व्यवस्था लागू की बम्बई में लागू किया गया था। इस व्यवस्था कंपनी और रैयतों के बीच सीधा समझौता या संबंध था। राजस्व के निर्धारण तथा लगान वसूली में किसी जमींदार या बिचौलिया की भूमिका नहीं होती थी। किसानों को भूमि के वास्तविक स्वामी माना जाता था तथा लगान न चुकाने की स्थिति में भूमि जब्त कर ली जाती थी। कुछ बहुत गड़बड़ हुआ करता था उस समय। रेतवाड़ी व्यवस्था को कहाँ और कहाँ शुरू किया गया था? तो बम्बई और मद्रास में शुरू करा गया था। इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की कि जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वालों को 5 साल की अवधि के लिए दिया जाता था, तो वारेन हेस्टिंग्स। और यहाँ ये हमारा आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, तो यहाँ से हमारा जो टॉपिक होगा, यहाँ से मैं टॉपिक को अगले क्लास में मैं देखूँगा। यहीं तक आज मेरा क्लास ख़त्म होता है, और ये रहा हमारा पार्ट 1, ये पार्ट 1 रहा। तो इस पार्ट 1 में, अब ये पार्ट 1 था, अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 में यहाँ तक आप एक बार रिवीजन कर लें, देख लेना इसमें जो सुधार करने की ज़रूरत हो। अगर आप कहो कि नहीं मेरे को एक हर ऑप्शन को एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो भी मैं करवा दूंगा। लेकिन अगर आप ये चाहिए कॉन्सेप्ट के लिए देख रहे हो तो बिल्कुल ना दिखें। आप जल्दी चाहते हैं रिवीजन करने के लिए, तो ये बेहतर है। सो थैंक यू एवरीवन। आपने देखा आज क्या देखा, एक बार मैं बता दे रहा हूँ। आपने देखा आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हमने भारत के यूरोपीय आगमन से, और हम अभी कहाँ पहुँच गए हैं? अभी हम पहुँच चुके हैं आधुनिक भारत के शिक्षा का विकास में, हम यहाँ पहुँचे हैं। और ये हमारा कब से टॉपिक रहेगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारा टॉपिक रहेगा अगले क्लास में, ठीक है? ये आधुनिक भारत का शिक्षा विकास। तब तक के लिए
नमस्कार। और आप ऐसे ही एक बार रिवीजन करते रहें और जो भी आपको प्रॉब्लम हो एक बार ज़रूर बता दीजिए हमें, ठीक है? ज़रूर बताइए। चलिए तो एक बार मैं आपको कुछ एक बहुत अच्छे शायरी के साथ, एक बहुत मोटिवेशन के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। तो चलिए मैं एक आपको बताता हूँ, एक शायरी बहुत अच्छा सुनाता हूँ। वेट की रुक जाइए थोड़ा-सा।